जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आप में से कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों को याद है? ये गीत आजादी की लड़ाई का राष्ट्र गीत था। इस गीत के लेखक का नाम आपको याद है? बहुतों को नहीं याद होगा। कानपुर के श्यामलाल पार्षद जी ने इस गीत को लिखा था। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि एक कहानी आपको सुनाना चाहते हैं और दो कहानियों की तुलना करना चाहते हैं। पहली कहानी है, आज से 9 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के उन सिपाहियों को अपने यहाँ बुलाया था जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश सरकार का दिया जाने वाला सैनिकों को जो लड़ाई में लड़ते हैं सबसे सर्वोच्च पदक है। हिंदुस्तान से 13 विक्टोरिया क्रॉस पाए हुए लोग लंदन गए। लंदन में उनका वो समारोह में शामिल हुए। एक सिपाही जिसे विक्टोरिया क्रॉस मिला था, पंजाब के वो सरदार जी थे, वो वहां से निकल करके लंदन का बाजार घूमने के लिए निकल पड़े। अचानक एक सिपाही ने उनको सैल्यूट किया। उन्होंने चौराहा क्रॉस किया और तब तक ओंठों ही ओंठों में खबर पूरे बाजार में फैल गई। लोग अपनी दुकानों से निकल करके, जो लोग सामान खरीद रहे थे वहां से निकल के सड़क के किनारे खड़े हो गए, फुटपाथ के किनारे, और उनको ताली बजा करके उनका स्वागत करने लगे। वो बिना देखे हुए कुछ समझ नहीं पाए। वो अपना जैसे चल रहे थे मस्त वैसे ही चलते रहे। बुजुर्ग रहे होंगे, करीब 80-85 साल के। वो चलते रहे सरदार जी। थोड़ी दूर जाके उन्होंने किसी से पूछा कि भाई कोई आने वाला है बड़ा राजनेता जिसके लिए इतने लोग सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, दोनों तरफ की सड़कें भरी हुई हैं। लोगों ने कहा कि सर कोई नहीं आने वाला है, आप यहां से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं गुजर रहा हूं, मैंने क्या किया है? सर आपने विक्टोरिया क्रॉस लगा रखा है। विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला सिपाही, हिंदुस्तान का सिपाही, ब्रिटेन में रहने वाले लोगों के लिए इज्जत और आदर की चीज बन गया। दूसरा किस्सा, कलकत्ता में एक लड़की 1932 में, उसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बीए का कन्वोकेशन हो रहा था और गवर्नर स्टैनली जैक्सन उस कन्वोकेशन में आए थे और डिग्री देने वाले थे। बीना भौमिक नाम की इस लड़की ने स्टैनली जैक्सन के ऊपर हमला कर दिया कन्वोकेशन के दौरान, और जिस घटना से पूरे देश में इस तहलका मचा दिया कि एक लड़की ने गवर्नर के ऊपर हमला किया। 1932 में आजादी का आंदोलन चल रहा था। लोगों ने बीना भौमिक को अग्निकन्या कहा। गवर्नर पर हमला करने के लिए बीना भौमिक को जानते हैं कितने साल की सजा हुई? 9 साल की सजा हुई। जेल से निकलने के बाद वो क्रांतिकारी बन गई, जुगांतर रेवोल्यूशनरी क्लब की सदस्य भी बनी, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बीना भौमिक को ब्रिटिश सरकार ने 3 साल जेल में सजा दी उन्हें। इस दौरान वो कोलकाता कांग्रेस कमेटी की सचिव थी। आजादी के बाद भी बीना भौमिक राजनीति में सक्रिय रहीं। उन्होंने बांग्लादेश के आंदोलन में शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया। पति की मौत के बाद उनकी स्थिति खराब हो चली। कुछ ही महीने बाद कोलकाता से वो अचानक गायब हो गई। ऋषिकेश में सड़क के किनारे उनकी लाश मिली। शरीर आधा सड़ चुका था। लोगों ने जब लाश को देखा तो पुलिस को बताया। पुलिस ने तलाशा ये लाश किसकी है, और इस पता करने में ही पुलिस को 1 महीना लग गया। ये आजाद भारत है, हमारा भारत, महान भारत, जिसके लिए बीना भौमिक ने अपना जीवन न्यौछावर किया। आज ऐसे ही लोगों को सलाम करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आजादी के लड़ाई के सिपाही, जिन्हें हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, आज उनकी हालत है क्या? उनका जो सपना था वो तो पता नहीं कहां गायब हो गया। लेकिन हम जो जिंदा हैं, जो सांस ले रहे हैं, हमारे ही आंख के सामने बुजुर्ग, आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोग, जिनकी वजह से हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विश्व शक्ति बन रहे हैं, और 1,76,000 करोड़ के स्कैम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने आखिर किस हाल में छोड़ रखा है?
भारत का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास का ऐसा पन्ना है जो बेमिसाल है। 1857 से शुरू हुआ ये संग्राम 1947 तक चला। आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, उसके पीछे कई पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान है। इस लड़ाई में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। ऐसे लोगों में जो आज जिंदा हैं, उनकी देखरेख और उनके सम्मान को स्थापित करना हमारा कर्तव्य था। लेकिन आजादी के दीवानों के साथ हमने जो सलूक किया है, उससे हमें शर्मसार होना चाहिए। देश भर में करीब 1,70,000 स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं। इनकी संख्या हर महीने बदलती रहती है, क्योंकि इनकी उम्र इतनी है कि हर महीने कुछ लोगों की मौत हो जाती है। करीब अगले 10 सालों में इतिहास की ये धरोहर लुप्त हो जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि ये करना पड़ेगा कि 10 साल के बाद इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जो जिंदा हैं वो खुद कोस रहे हैं। आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें, देश में किसानों की आत्महत्या, नक्सलियों का बढ़ता प्रभाव, गरीब और अमीर में बढ़ता फासला, सांप्रदायिक दंगा, किसानों की हिंसा, नेताओं के फरेब, ये सब देखकर इनका कलेजा बैठ जाता है। इन लोगों ने जिस आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की, वो स्वराज गायब हो चुका है। जिस आजादी के लिए इन लोगों ने अपने शरीर पर लाठियां और गोलियां खाई, वो देश आज गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ उनके जन्मदिन पर याद करता है। नई पीढ़ी आजादी के दीवानों के बलिदान को भूल चुकी है। जिन लोगों के संघर्ष के चलते आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हें सम्मानित करना तो दूर, बदहाली के दलदल में छोड़ दिया गया है। उनके अनुभव से सीखना तो दूर, समारोह में उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता। ये साधारण लोग नहीं हैं, जीते जागते इतिहास है। लेकिन हम इतने निष्ठुर और संवेदनहीन हो गए हैं कि इनकी अहमियत को समझने की अकल हम में नहीं बची, वरना इन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होने देते। जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में अपनी जवानी लुटा दी, आज हालत यह है कि इन्हें सचिवालयों में घुसने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होकर पास बनवाना पड़ता है। बुजुर्गों के साथ इस तरह से पेश आने की कला में हमारा महकमा दुनिया में शायद सबसे आगे हो। सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानी साबित करने के लिए उन्हें कई तरह के सबूत पेश करने होते हैं। सरकार सिर्फ उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानती है जो आजादी की लड़ाई के दौरान जेल गए, या फिर 6 महीने से ज्यादा वो भूमिगत रहे, या उन्हें 6 महीने या उससे ज्यादा जिला बदर किया गया हो। स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन लेने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने उनके संपत्ति की कुर्की करा दी, या फिर उनकी नौकरी चली गई, या फिर उन्हें सजा मिली हो। जो स्वतंत्रता सेनानी इन सब के लिए पर्याप्त कागजात उपलब्ध नहीं करा सकते, उन्हें सरकार स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती। अगर चंद्रशेखर जीवित होते तो सरकार उन्हें स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानती, क्योंकि वो अंग्रेजों से लड़े तो थे, लेकिन कभी जेल नहीं गए, कभी नौकरी से निकाले नहीं गए। सोचिए किस तरह से हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को इज्जत देते हैं। ये जीवित इतिहास है, अपने आप में इतिहास है। अगर इन्हें हमने इज्जत दी होती और इनका इस्तेमाल किया जाता तो देश का बच्चा स्वतंत्रता संग्राम से वाकिफ होता, देश में नए आदर्श के प्रतिमान होते, देशभक्ति का लहू बच्चों की रगों में बहता। लेकिन अफसोस, हमने उन्हें समाज का एक विकृत अंग या बेकार का अंग मान करके इनके साथ व्यवहार किया। सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। ये सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रेलवे में, बस में, पर इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली पेंशन। वो पेंशन जिसकी वजह से वो किसी के ऊपर आश्रित न रहें और अपनी 2 सांसें इज्जत के साथ ले सकें। पर इस पेंशन का रहस्य, ये पेंशन कैसी है, किस तरह से मिलती है, इसके बारे में ब्रेक के बाद पर्दा उठाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आज के हालात पर, उनकी पेंशन और सुविधाओं के बारे में आपको एक ऐसा सच बताएंगे जिसको सुनकर के अगर आप में संवेदना है तो आपकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाएंगी।
ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। आपने बीना भौमिक की कथा सुनी, जिनका आधा शरीर सड़ चुका था जब वो मरी। अग्निकन्या, बंगाल की अग्निकन्या, जिसने सारे देश को हिला दिया। अब एक जिंदा आजादी के सिपाही की कहानी आपको बताते हैं। उडुपी में बाबू मास्टर रहते हैं। 94 साल के हो चुके हैं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उडुपी के हर आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। कांग्रेस के वे जाने माने कार्यकर्ता रहे। गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए पूरा जीवन अपना उन्होंने गुजार दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो पूरे जिले में घूम घूम कर चरखा बांटते थे। चरखा बांटने के बहाने लोगों को जगाते थे, संगठित करते थे जेल जाने के लिए। नमक सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने वे मैंगलोर गए। आज भी वो गांधी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। शायद यही उनकी बदकिस्मती रही। कुछ समय के लिए उन्हें पेंशन जरूर मिली, लेकिन अचानक अधिकारियों ने कहा कि उनकी पेंशन रोक दी गई है। क्यों? वजह बताई, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के बावजूद बाबू मास्टर कभी जेल नहीं गए। उनकी पेंशन रुक गई। बाबू मास्टर दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, जिंदा हैं, तरस रहे हैं। उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो जेल नहीं गए, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी आजादी हासिल करने के काम में लगा दी। बहुत सारे सेनानी आज बूढ़े हो गए हैं। हालत यह है कि समाज और सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। ज्यादातर सेनानियों का साथ घर वालों ने भी छोड़ दिया है। बेटा साथ में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता जानते हैं? क्योंकि घर वाले कहते हैं कि तुमने सारी जिंदगी किया क्या है? तुमने झंडा ऊंचा रहे हमारा, सिर्फ जुलूस निकाले हैं, जेल गए हो, तुमने किया क्या है? मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्होंने कमाया नहीं, देश को आजाद किया। इसका कोई मोल न घर वालों के लिए है न समाज वालों के लिए है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन शायद ऐसे ही लोगों के लिए बनी थी कि जिनको उनके घर वाले छोड़ दे या समाज अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो वो अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजार सकें। इस पेंशन स्कीम की असलियत क्या है, आपको बताते हैं। देश में कुल 1,70,813 स्वतंत्रता सेनानी जिंदा हैं। केंद्र सरकार ने ये बात कोर्ट को मई 2010 को बताई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 14,573, असम में 4,438, बिहार और झारखंड में 24,870, गोवा में 1,436, गुजरात में 3,596, हरियाणा में 1,685, हिमाचल प्रदेश में 624, जम्मू कश्मीर में 1,806, कर्नाटक में 10,084, केरल में 3,228, मध्य प्रदेश में 3,468, महाराष्ट्र में 17,732, वहीं मणिपुर में 62, मेघालय में 86, मिजोरम में 4, नागालैंड में 3, उड़ीसा में 4,179, पंजाब में 7,008, राजस्थान में 811, तमिलनाडु में 4,099, त्रिपुरा में 887, उत्तर प्रदेश में 17,990, पश्चिम बंगाल में 24,484, अंडमान निकोबार में 3, चंडीगढ़ में 79, दादर नागर हवेली में 83, दमन और दीव में 33, दिल्ली में 2,044, पौंडीचेरी में 317 और आजाद हिंद फौज में शामिल होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या 22,468 है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से करीब 60,000 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही है। बाकी लोगों को राज्यों के द्वारा पेंशन मिलने की व्यवस्था है। हर राज्य का अपना अपना नियम है। पेंशन की राशि भी अलग अलग है। केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को 12,400 रूपए देती है। केंद्र सरकार स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम में कुल 785 करोड़ रुपए खर्च करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि को 6,000 से बढ़ाकर 11,000 कर दिया। इसी तरह दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 3,500 से बढ़ाकर 4,500 कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में 1998 से ही आजादी के दीवानों को पेंशन देने की स्कीम चलाई गई। तमिलनाडु में पिछले साल 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री ने सेनानियों को मिलने वाले पेंशन को 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया। न जाने कितने सेनानी गुमनामी और गरीबी की मार से स्वर्ग सिधार गए,
न जाने कितनों ने खुद को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने में अपनी आधी उम्र गुजार दी और अधिकारियों की मनमानी की वजह से न जाने कितने फर्जी लोगों ने खुद को स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर फायदा उठाया। हैरानी की बात ये है कि इन फर्जी लोगों में कई तो ऐसे हैं जो आजादी के वक्त या तो जन्मे ही नहीं थे या फिर उनकी उम्र 4-5 साल थी। ऐसे मामलों में जो लोग पकड़े गए उनका पेंशन तो रोक दिया गया, लेकिन जिन अधिकारियों ने फर्जी सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों की बदहाली पर अफसोस जताया और सरकार की लाल फीताशाही को स्वतंत्रता सेनानियों की बदहाली के लिए जिम्मेदार बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी गरीबी से जूझ रहे हैं और सरकार की तरफ से दिया जाने वाला पेंशन किसी खैरात की तरह लगता है। सवाल उठता है कि हर राज्य में अलग अलग कानून क्यों हैं? हर राज्य में पेंशन स्कीम, सुविधा स्कीम अलग अलग क्यों है? और पेंशन की राशि तो ऐसी है जिसे बताने में भी शर्म आए। इन आजादी के सिपाहियों को कितनी राशि मिलती है? एक 4th क्लास एम्प्लॉय के वेतन से भी कम राशि इन्हें पेंशन में मिलती है। मैं अभी 2 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गया था। अशोक गहलोत बहुत अच्छे आदमी हैं, दोस्त हैं। उनसे मिलने गया, वहां मुझे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिले, रामेश्वर चौधरी। उन्होंने मुझे देखा, पहचान लिया। 2 टूक को बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। अपनी कहानी उन्होंने नहीं कही, मेरे प्रोग्राम की तारीफ करने लगे। मैंने उनसे पूछ लिया, आप यहां कैसे बैठे हुए हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं यहां अशोक गहलोत जी को यह बताने के लिए बैठा हूं कि केंद्र के द्वारा दी गई सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से बेहतर हैं। राज्य सरकार को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, आजादी के सिपाहियों को सुविधाएं कुछ बेहतर करनी चाहिए। उनका दर्द था कि केंद्र सरकार ज्यादा पेंशन देती है जबकि राज्य सरकार की पेंशन राशि बहुत ही कम है। उन्होंने अपना दर्द बताया राजस्थान को लेकर के कि पहले यहां दवाई के लिए 600 रुपए मिलते थे, अब इन पैसों को भी पेंशन के साथ जोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा आजादी के सिपाहियों को रेल यात्रा की जो सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान हाउस में नहीं रुक सकते, जबकि केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान हाउस में रुक सकते हैं। और यही बात बतलाने के लिए रामेश्वर चौधरी अशोक गहलोत जी के पास आए थे। उन्होंने उनसे कहा, मुझे कहा उन्होंने कि वो कहने जा रहे हैं कि राजस्थान की बसों में स्वतंत्रता सेनानी के लिए आरक्षित कोई सीट उपलब्ध नहीं है, उन्हें खड़े होकर जाना पड़ता है। हेल्थ चेकअप के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को अस्पतालों के बाहर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए परेशानी का सबब है। अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारी सरकारें और हम जो समाज के लोग हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, इस देश में जो पैदा हुए हैं, जो सांस ले रहे हैं, जिनके ऊपर आजादी के सिपाहियों का कर्ज है, आखिर हम इनके लिए कर क्या रहे हैं? ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? हम जो समाज में रहने वाले लोग हैं, आप हैं, आपके आसपास के लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मेरा एक आग्रह है आपसे कि जहां भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहते हों, वहां की सड़क का नाम उनके नाम पर रखने की शुरुआत सरकारों को, नगर निगमों को करनी चाहिए। इनकी पेंशन राशि तत्काल सारे देश में बराबर करनी चाहिए, बिना ये देखे कि वो 6 महीने जेल में रहे हैं या 6 साल जेल में रहे हैं। उन्हें सुविधाएं सब एक तरह की बराबर मिलनी चाहिए। सभी को रेल की सुविधा और अस्पताल की सुविधा, ध्यान दीजिए, अस्पताल की सुविधा सरकारों को चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्राथमिकता के आधार पर दें। और आप से एक अपील है, जहां भी अपने आसपास आपको आजादी का सिपाही, स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी दिखाई दे, सुबह सुबह उठकर
उसका पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें, बहुत बरकत होगी, जिंदगी में सुखी रहेंगे। उनके लिए दवाएं लाएं। जो लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं या जिनको उनके घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया है, उनके ऊपर सामाजिक दबाव बनाएं और माने कि ये किसी एक परिवार की थाती नहीं है, ये हमारी थाती है, मुल्क की थाती, देश की थाती, समाज की थाती। उनके पास जाएं, सिर्फ 30 त्योहारों पर नहीं, जब वक्त मिले आपको, जिसको वक्त मिले इनके पास जाएं, उनके सुख दुख में साथी बने, उनसे बातचीत करें। समाज अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाएगा तो सरकार अपनी जिम्मेदारी कभी पूरा नहीं करेगी। और सरकार अगर जिम्मेदारी पूरा नहीं करती तो उन्होंने सिर्फ सरकार को आजाद करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर नहीं किया, उन्हें, हमें, इस मुल्क में रहने वालों को आजादी के हवा में सांस लेने के लिए अपनी आहुति दी। अगर आपकी आंखें नम नहीं हुई हों तो आप आज के भारत के सदस्य हैं, और अगर आपकी आंखें नम हुई हों और आपके दिल में जरा भी दर्द पैदा हुआ हो, तब आप इस आजाद भारत के, जिसके लिए गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने अपनी जान न्यौछावर की और जिसके जीते जागते उदाहरण हमारे आसपास हैं, इन लोगों को नमन कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए और इनका आशीर्वाद लीजिए, इन्हें दुख न होने दीजिए। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं, और आखिर में फिर वही, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस गाने को गाकर हमने आजादी ली। इस गाने को गाने वाले लोगों को अपना आदर्श बनाइए। जय हिंद।